चलिए बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ लेबर प्रोडक्टिविटी से कैसे जुड़ा हुआ है। और ये साल 2022 में आपकी जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है उसका क्वेश्चन भी है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर प्रोडक्टिविटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भारत में पिछले कुछ समय में लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से हमारा आर्थिक विकास संभव हो पाया है। इस कथन को स्पष्ट करना है, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हाल के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास के उस पैटर्न का सुझाव दें जिससे श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार का सृजन होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से हुआ है भारत में, और कुछ वैश्विक हालात की भी बात इस कथन में छिपी हुई है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आप एक ऐसा आर्थिक विकास का मॉडल सजेस्ट करें, पैटर्न सजेस्ट करें कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन साथ में रोजगार का भी सृजन हो। ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ आर्थिक विकास हो और लोगों को रोजगार की संभावनाएं कम होने लगे। और ये भी कह रहा है कि साथ में लेबर प्रोडक्टिविटी भी हो। तो ये दो चीजें हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। देखिए लेबर प्रोडक्टिविटी है क्या। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। लेबर प्रोडक्टिविटी या श्रम उत्पादकता क्या है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ कैसा है, वो कितनी कॉम्पिटेंट है, प्रतिस्पर्धी है, और लोगों के जीवन स्तर से कैसे जुड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आर्थिक विकास हो रहा है और लोगों का जीवन स्तर ही नहीं बढ़ रहा है। जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए। ये लेबर प्रोडक्टिविटी जो है बताती है। ये इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये चीज बताता है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित समय में या एक निश्चित अवधि में श्रम की प्रति इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन की कुल मात्रा। मतलब एक जो श्रमिक व्यक्ति है वह कितना उत्पादन करता है निश्चित अवधि में, उसकी बात कर रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी। और जो उत्पादन की कुल मात्रा है वो नापी जाएगी जीडीपी के रूप में। तो ये बात अगर हम इक्वेशन के रूप में बात करें, एक सूत्र अगर फॉर्मुलाइज करना चाहें तो इसका सूत्र क्या होगा। लेबर प्रोडक्टिविटी की गणना कैसे करेंगे? लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। उसको डिवाइड कर देंगे, उसको भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है डिटेल में। उसका लिंक इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा ताकि आप जब भी रिवाइज करें उस चीज को समझ सके। तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइसेस है उसको डिवाइड कर दें कुल श्रमिकों की संख्या से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस की से उसको डिवाइड कर दें तो जो राशि मिलेगी वो है लेबर प्रोडक्टिविटी। अब इसका उदाहरण, एक काल्पनिक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि लेबर प्रोडक्टिविटी का क्या उदाहरण होगा। एक छोटा सा उदाहरण ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए भारत का एक श्रमिक है और एक रोटी बनाने की फैक्ट्री है। और एक श्रमिक भाई एक दिन में या एक घंटे में 10 रोटियां बना सकता है। और वही कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री श्रीलंका में उसने बनाई हुई है। और श्रीलंका में वहां का एक श्रमिक एक घंटे में सिर्फ 2 रोटी बनाता है। एक काल्पनिक उदाहरण है, ये सिर्फ कल्पना ही है, ये वास्तविकता नहीं है। तो भारत का एक श्रमिक एक घंटे में 10 रोटी बना सकता है। और श्रीलंका में उसी कंपनी की जो फैक्ट्री है, डबल रोटी की फैक्ट्री,
वहां पर एक श्रमिक एक घंटे में सिर्फ 2 रोटी बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का श्रमिक अधिक प्रोडक्टिव है बजाय श्रीलंका के। ये उदाहरण जो है श्रम उत्पादकता का एक छोटा सा उदाहरण है, एक काल्पनिक उदाहरण है। तो अधिक उत्पादक होने का मतलब क्या है कि आप एक ही समय अवधि में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। आप एक ही समय अवधि में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, और ज्यादा उत्पादन करेंगे तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, यानी कि आपका आर्थिक विकास बढ़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आईएएस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, ये आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो यहां पे आप प्रोडक्टिविटी की एक और परिभाषा लिखेंगे कि प्रोडक्टिविटी इस बात का मापन है, इस बात को मापता है कि श्रम, पूंजी, भूमि, ऊर्जा और दूसरे जो अमूर्त कारक हैं, इनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कितनी कुशलता से किया जाता है। तो यहां हमने कुछ मूर्त कारक आपके सामने रखे हैं और कुछ अमूर्त कारक। मूर्त कारक मतलब जिसमें हम श्रम, पूंजी, भूमि, ऊर्जा, इनका उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे कि किसी मैनेजर का एक्सपर्टीज, जो श्रमिक वर्ग से ऊपर जो हायरार्की होगी, जो मैनेजर होगा, उसकी विशेषज्ञता, वो कैसे मैन पावर का इस्तेमाल करता है ताकि कम समय में ज्यादा उत्पादन हो। तो ये भी एक कारक होता है प्रोडक्टिविटी का। और आज की जो ग्लोबलाइज दुनिया है, उसमें प्रबंधकीय विशेषता यानी कि मैनेजरल एक्सपर्टीज है, वो काफी मायने रखती है आज की दुनिया में। तो जो भी उद्यम है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, स्किल्स को बढ़ाकर, वर्कफोर्स के स्किल्स को बढ़ाकर, बुनियादी ढांचे में निवेश करके, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर, और इसके अलावा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके इफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कफोर्स है उसकी हम स्किल बढ़ाएं। स्किल बढ़ाएंगे तो अपने आप उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बुनियादी ढांचे में निवेश करें। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो अपने आप क्षमता बढ़ेगी, सड़कें अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन के साधन बेहतर होंगे, और भी जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली समय पर मिले। अगर उद्योग धंधों को बिजली ही नहीं मिलेगी तो उत्पादन वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये बुनियादी ढांचा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। अगर कंपनी, अगर फैक्ट्री, अगर सिस्टम, अगर अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है, श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती है, तो क्या होगा? उनमें एक असुरक्षा का बोध होगा और अपने आप उनकी क्षमता घट जाएगी। वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, याद रखिएगा। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है आपकी परीक्षा में। उसके बाद एक स्टडी आई है, थोड़ी सी पुरानी स्टडी है, लेकिन ये पूरी तरह से बताती है कि प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टडी जरूर लिखेंगे जब इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरह के सवाल के एग्जाम में कोई भी चीज आप हवा में नहीं लिखेंगे। आप जो भी स्टेटमेंट देंगे उसको जस्टिफाई करेंगे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान की स्टडी के द्वारा, किसी महत्वपूर्ण रिसर्च संस्थान की स्टडी के द्वारा, या भारत सरकार की कोई स्टडी है, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपकी चीजें सतही नहीं होनी चाहिए। हमेशा हर कंटेक्स्ट का, हर उदाहरण का एक आधार होगा आपका, और ये आपकी परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो आईएलए की स्टडी क्या कहती है? आईएलए की जो स्टडी है 2013 में आई थी, वो कहती है कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर हम आर्थिक विकास तेज कर सकते हैं। और इस स्टडी में दो चीजों की बात की गई थी, इंडस्ट्री और सर्विसेज। वैसे तो आपका जीडीपी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, एग्रीकल्चर है और भी दूसरे सेवाएं हैं, दो तीन चीजें हैं। लेकिन ये स्टडी सिर्फ इंडस्ट्री और सर्विसेज की बात कर रही है, और इंडस्ट्री और सर्विसेज में वृद्धि करके हम या कोई भी कंट्री अपने समग्र आर्थिक विकास को तेज कर सकता है, ये स्टडी बताती है। तो ये तो हमने जो अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये थोड़ा सा समझाने के लिए दिया था।
आपका लेखन यहां से शुरू होगा। लेखन कहां से शुरू होगा, जो अब मैं बता रहा हूं। तो आपका जो परीक्षा का पहला सवाल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ सालों में लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हुई है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यही सवाल है आपके आईएएस की मुख्य परीक्षा का, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड का। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो चार्ट को आप एकदम याद कर लीजिए। जीडीपी से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में, आर्थिक विकास से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे, उसमें ये फ्लो चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। यही फ्लो चार्ट आपको नंबर देगा, अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और इसको एक्सप्लेन करना है ठीक से आपको, जीडीपी से रिलेटेड सवालों में या प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए सवालों में। और एक सवाल तो आता ही है, हर साल आता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। ये फ्लो चार्ट क्या कहता है, किसी भी देश की जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, अगर हम उसका एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन का मतलब अगर हम उसको गणितीय रूप में प्रस्तुत करना चाहें, तो उसको हम गणितीय रूप में तीन मानकों पे प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से मानक है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी। फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी, टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी, जो आप समझते हैं। संक्षेप में यहां समझा दूं, फिजिकल कैपिटल का मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो बिजली है, जो ऊर्जा है, ये सब फिजिकल कैपिटल। जो मशीन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको फिजिकल कैपिटल में गिनेंगे। ह्यूमन कैपिटल में क्या आएगा, जो श्रमिक हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनकी स्किल्स, उनकी जो इस स्किल से जुड़ी हुई क्षमता को ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। और टेक्नोलॉजी आप सब समझते हैं। इनका एक फंक्शन बना दिया जाए तो गणितीय रूप में फंक्शन का मतलब होता है हम कोई एक ऐसा कारक बना लें, एक ऐसा पॉइंट बना दें जिसमें बहुत सारी चीजें समाहित हो जाए और इसकी मदद से हम विभिन्न चीजों की व्याख्या करें। तो व्याख्या यहां पर किसकी करते हैं, जीडीपी की व्याख्या करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। इसको संक्षेप में समझिए कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लिया, एक ऐसा मंच लिया जिसमें इन तीन बिंदुओं को जोड़ा, जो कि आधार है किसी भी प्रोडक्टिविटी के। तीन बिंदु क्या है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी। और इसकी मदद से हम व्याख्या करेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी के आधार हैं और ये जीडीपी को बढ़ाते हैं। ये फ्लो चार्ट आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी तीन बिंदुओं से निर्धारित होती है। ये तीन बिंदु हैं, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी। और इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी आर्थिक विकास के की कंपोनेंट्स हैं, मुख्य घटक हैं। यही किसी भी आर्थिक विकास के तीन मुख्य घटक हैं। अब इसको वन बाय वन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या है फिजिकल कैपिटल। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आप नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। फिजिकल कैपिटल में मशीनरी आती है जिससे श्रमिक काम करता है। फिजिकल कैपिटल में फर्मों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मशीन और उपकरण ये शामिल होते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और परिवहन के दूसरे घटक भी शामिल होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार प्रदान करती है, इसे हम नहीं निर्मित करते हैं। ये किसी भी देश की सरकार उस देश के बुनियादी ढांचा को निर्मित करती है, उसके लिए बदले में टैक्स लगाती है, धन इकट्ठा करती है और वहां पर बुनियादी ढांचा बढ़ाती है। ये किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिजिकल कैपिटल उत्पादकता को कैसे प्रभावित कर सकता है, दो तरीकों से प्रभावित कर सकता है। कैसे दो तरीकों से प्रभावित कर सकता है, पहला मात्रा में वृद्धि करके। अगर फिजिकल कैपिटल की मात्रा में वृद्धि होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मात्रा का मतलब क्या हो गया, अगर कंप्यूटर लगाए गए किसी इंडस्ट्री में
तो कंप्यूटर की वजह से वहां पर क्या होगा, कंप्यूटर की वजह से वहां पर जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरा है गुणवत्ता में वृद्धि करके। गुणवत्ता में वृद्धि का मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की संख्या तो वही है। अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में, किसी फर्म में आपने 10 कंप्यूटर लगा दिए, तो 10 कंप्यूटर हैं, लेकिन नया जो मैनेजमेंट आता है, अगर स्किल्ड मैनेजमेंट आता है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज तो यही है, वो कंप्यूटर की जगह सुपर कंप्यूटर लगा दिया, उसने पीसी की जगह स्टैंडर्ड लैपटॉप्स लगा दिए, या ज्यादा क्षमता के उसमें कंप्यूटर्स लगा दिए। या आने वाले 10 साल में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स आने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। पूरी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स 1 से 2 दशक के भीतर आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे, अनप्रेसिडेंट ग्रोथ कर देंगे। तो दो चीजें हैं, फिजिकल कैपिटल दो तरीके से प्रोडक्टिविटी को बदलता है। एक तो मात्रा में वृद्धि करके, मात्रा मतलब उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, और दूसरा गुणवत्ता में वृद्धि करके। तो ये फिजिकल कैपिटल का रोल है। अब यहां पे आप पार्ट ए को डिफाइन करेंगे। पार्ट ए का मतलब अब फिजिकल कैपिटल से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, ये पूरा ठीक से लिखेंगे। ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। फिजिकल कैपिटल किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ा रहा है। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हुई हैं भारत में, इला पटनायक जी हैं, और इनकी बहुत सारी स्टडीज आती रहती हैं। इन्होंने अपनी हाल की स्टडी में बताया है कि पिछले 3 दशक में भारत में मजबूत उत्पादन वृद्धि न केवल श्रम और पूंजी में वृद्धि की वजह से थी, बल्कि उत्पादकता में सुधार के कारण थी। ये सब इन्हीं अर्थशास्त्रियों का कथन है, जिसको यूपीएससी ने आधार बना के क्वेश्चन पूछा है आपकी परीक्षा में। और इन्होंने ये भी कहा कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है 1980 के दशक में तो कम था, लेकिन 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए भारत में, भारत ने लिबरलाइजेशन को अपनाया, उदारीकरण को अपनाया, उसके बाद आर्थिक वृद्धि में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टीएफपी का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है क्या, क्या कंसेप्ट है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये दो जो पैरा है इसको जरूर लिखिएगा। इसमें इला पटनायक जी ने कहा है कि भारत में लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से ही और आर्थिक विकास के रास्ते पर भारत चल रहा है। और 1980 के दशक में ये कम हुआ था क्योंकि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद 91 के बाद ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का रोल है, ये एक तरह से श्रम उत्पादकता से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसका सूत्र देखिए, ये इसका सूत्र क्या है, नेट आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। मतलब कुल जो आउटपुट होगा उसको डिवाइड कर देंगे कुल इनपुट से, कुल आउटपुट को कुल इनपुट से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितना उत्पादन होगा उस उत्पादन में क्या चीज डिवाइड करेंगे, इनपुट। तो इनपुट है क्या, लेबर आपका इनपुट है, कैपिटल इनपुट है, और ये लोग काम करेंगे तो बाहर जो निकलेगा, जो उत्पादन होगा, आउटपुट होगा। यानी कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है आपके टोटल आउटपुट को मेजर करता है अगर हम इनपुट से डिवाइड कर दें। और इनपुट में क्या है, यहाँ पे लेबर है और कैपिटल है। यही है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और एक तरह से ये लेबर प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है। तो टीएफपी का रोल कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव इफिशियंसी को बताता है कि वो जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसकी उत्पादक दक्षता कितनी है। और एक निश्चित मात्रा में इनपुट देकर, मतलब कितनी पूंजी लगाकर, कितना श्रम लगाकर हमारी जो अर्थव्यवस्था है कितना उत्पादन कर सकती है, ये है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट।
तो ये इस कंसेप्ट के पहले मॉडल आया था टोटल प्रोडक्टिविटी मॉडल का। ये आपके प्रीलिम से जुड़ा हुआ पैरा है जो स्लाइड है। मैं सोचा कि लगे हाथ कुछ रिलेटेड फैक्ट्स को बता दें। ये जो मॉडल था 1979 में डेविड जे सुमंता एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वो लेके आए थे। और उस समय इन्होंने 5 इनपुट इसके लिए आधार बनाए। ह्यूमन मटेरियल कैपिटल एनर्जी और दूसरे एक्सपेंसेस। ह्यूमन मटेरियल कैपिटल एनर्जी और दूसरे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। 5 चीजों को आधार बना के ये मॉडल लेके आए थे। ये 1980 के पहले लेके आए थे, 1979। और ये जो मॉडल है टोटल प्रोडक्टिव मॉडल सिर्फ 2 क्षेत्रों में लागू हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। और आपको पता ही है कि आज दुनिया में जो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं इन्हीं 2 पे गाइड होती है। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ये रूल कर रहा है किसी भी देश की जीडीपी में। इसका मतलब पूरी दुनिया क्या हो गई है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाएं, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इनसे गाइड हो रही है। अब यहां पे फिर अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था कि कैसे फिजिकल कैपिटल आपके आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहा है। तो भारत में आप ये लिखेंगे, भारत में जो टीएफपी है वो किन चीजों से गाइड हो रही है? 3 चीजों से गाइड हो रही है। क्या, कौन कौन से वो 3 चीजें हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंज कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, स्प्रेड ऑफ आईसीटी, मतलब बुनियादी ढांचा। आईसीटी का मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उनको संक्षेप में आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो भारत में जो टीएफपी है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से गाइड हो रही है। और इसके साथ साथ पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर भी पीछे पीछे आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे सरकारें कोशिश कर रही हैं कि देश में जितने उद्योग धंधे हैं उनको पावर और एनर्जी सही मात्रा में मिले, सही समय पर मिले और सही दाम पर मिले, ताकि देश का जो विकास है वो आगे बढ़े, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े। जब प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास सही रास्ते पे चलेगा और ठीक से आगे बढ़ेगा। और भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार ने उस पर पूरा ध्यान दिया है। साल 2019 से 2023 के लिए सरकार ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर लागत का लक्ष्य रखा है। एक्सपेंडिचर, सरकार ने 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर 5 साल के लिए खर्च का लक्ष्य रखा है बुनियादी ढांचा में। तो ये बहुत बड़ी राशि है ताकि देश में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की जा सके। और इस समय जो आप सभी को पता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी क्या है, डिजिटल और आईसीटी बेस्ड हो गई है। और इसका योगदान हमारी जीडीपी में कितना है, 13% से अधिक है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है वो कैसे हमारे देश के विकास को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका हमारे जीडीपी में कितना योगदान है, 13%। सारे फैक्ट्स और फिगर्स आप एग्जाम में लिखेंगे, रेफरेंसेस देंगे, अध्ययन लिखेंगे, ये सब लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यही चीजें नंबर दिलाती हैं। चीजों को हवा में नहीं लिखना है, सारी कंटेक्स्ट का आधार होना चाहिए आप जो भी चीजें लिख रहे हैं। तो भारत की उपलब्धि क्या रही है? भारत में आज जो है जो टेली डेंसिटी है, टेली डेंसिटी मतलब लोगों के पास कितना मोबाइल या लैंडलाइन का एक्सेस हो गया है, कितने लोगों तक पहुंचा है, लगभग 91 से 92% लोगों के पास आज हाथ में या तो मोबाइल है या टेलीफोन का एक्सेस है। वो अपने लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये देश के आर्थिक विकास में ये आगे ले जाते हैं। जिसमें जो रूरल टेली डेंसिटी है लगभग 58% है और अर्बन टेली डेंसिटी 160% से ज्यादा है। मतलब अर्बन एरियाज में एक लोगों के पास एक से ज्यादा मोबाइल और लैंडलाइन फोन का एक्सेस है। ये फैक्ट आपको लिखना है। इसके अलावा सरकार ने थर्मल पावर में क्या महत्वपूर्ण सुधार किए हैं? भारत में जो थर्मल पावर है उसका योगदान टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 63% है, 63%। और देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच की गई है, बिजली को पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का जो बक्सर एरिया है
वो एक नक्सलाइट एरिया है, और वहां भी सौभाग्य पोर्टल के तहत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सरकार ने वहां पहुंचाई है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर का योगदान हमारी जीबीए में 2.38% है। जीबीए क्या है ये भी मैंने जीडीपी वाले क्लास में बताया है, वो वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस वीडियो के साथ। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारा योगदान जीबीए में लगभग 5% हुआ है, और रोड ट्रांसपोर्ट का योगदान लगभग 3.06 हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेलवे जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है, जो लगभग 70,000 किलोमीटर दूरी को कवर करती है। तो चाइना के बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है सिविल एविएशन में। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत की उपलब्धि हो गई, यानी कि फिजिकल कैपिटल में भारत में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, और यही उपलब्धियां आर्थिक विकास को ड्राइव कर रही हैं, ले जा रही हैं, आगे की ओर ले जा रही हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट क्या लिखना है? जो मैंने तीन चीजें आपको बताया थे, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो जो फ्लो चार्ट है आपको हमेशा याद रखना है। उसी को जो भी जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्टिविटी से आप दीजिएगा, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इसी फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है। तो पार्ट वन फिजिकल कैपिटल हो गया। पार्ट बी क्या है? ह्यूमन कैपिटल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल से कैसे आगे बढ़ रही है? ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी इकोनॉमी में लोग जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने शिक्षित होंगे, जितने लोग इफिशिएंट होंगे, वहां पर ह्यूमन कैपिटल उतना ही ज्यादा होगा, वहां प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो देश आर्थिक विकास की राह पर उतना ही आगे बढ़ेगा। और भारत में सेकेंडरी एजुकेशन के प्रति काफी ध्यान दिया गया है, सरकारों ने ध्यान दिया है, केंद्र सरकार ने ध्यान दिया, राज्य सरकारों ने ध्यान दिया है, और इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल में बड़ी वृद्धि हुई है। इसमें क्या उपलब्धि हुई है ये आप देखिए। ये दो चीजें आपको जरूर लिखनी है अपनी कॉपी में इस पार्ट में। एक तो ये स्टडी लिखनी है डॉक्टर सुषमा शुक्ला की, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की है, और इन्होंने बताया है कि ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्टली रिलेटेड है। जो पहला मैंने डॉक्टर इला पटनायक का रेफरेंस दिया था, और दूसरे में हमने डॉक्टर सुषमा शुक्ला का उदाहरण दिया। तो ये सब रेफरेंसेज जो हैं उन्हीं पर आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब लिखेंगे आप तो एग्जामिनर समझेगा कि जो स्टूडेंट है वो चीजों को समझ रहा है, और ये आपको अच्छे नंबर लिखने में मदद करेंगे। तो डॉक्टर सुषमा शुक्ला ने बोला है, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और भारतीय हैं, कि ह्यूमन कैपिटल और आर्थिक विकास के बीच मजबूत संबंध है, और इसी आधार पर भारत ने सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और आप सभी को पता है कि भारत में जो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हो गया है, लगभग 54% हो गया है। कृषि क्षेत्र का कम है, विनिर्माण का भी कम है, लेकिन इसमें भी अब स्किल्ड लेबरर्स और काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी लाने की बात की जा रही है विभिन्न जगहों पर। एक क्लास में मैंने बताया था कि कैसे मृदा क्षेत्र में हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में मैंने बताया था कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए, उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा ताकि आप समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप विभिन्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना आर्थिक विकास बेहतर कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है कि अब टेक्नोलॉजी से कैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज के जरिए। तो टेक्नोलॉजी से कैसे बदला हुआ? 1947 में पहली बार ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, और इस ट्रांजिस्टर के आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन आ गया। उसके पहले लोग ट्यूब तकनीकी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत बिजली का इस्तेमाल होता था, और वो बड़ी मुश्किल होती थी चीजों को आगे ले जाने में। लेकिन ट्रांजिस्टर ने इस आविष्कार को बेहतर किया। तो इस उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं कि आविष्कार, ज्ञान में प्रगति और इनोवेशन मिलकर प्रौद्योगिकी में बदलाव को जन्म देते हैं, और ये प्रौद्योगिकी में बदलाव श्रम उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं इसका उदाहरण आप देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं अगले स्लाइड में। एक तो आईसीटी की भूमिका, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भूमिका मैंने बताया आपको।
भारत में आज लगभग 1.16 अरब 1.16 बिलियन लोग जो हैं टेली कम्युनिकेशन मार्केट से जुड़े हुए हैं, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन मार्केट है। भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी का योगदान हमारी जीडीपी में कितना है, $200 बिलियन। और इसने आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल पेमेंट्स में बड़ा योगदान दिया है। तो ये फैक्ट्स आप लिखेंगे जो कि थर्ड पार्ट से जुड़ा हुआ है। और जब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप बायोटेक्नोलॉजी से कैसे अछूते रह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया है, उसको आप थोड़ा सा डालेंगे कि रेड बायोटेक्नोलॉजी के तहत चिकित्सा और दवा उद्योग में वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेम सेल चिकित्सा भारत में आ गई है और विभिन्न रोगों के नए निदान शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के तहत आप औद्योगिक क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज जो इथेनॉल आधारित रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, बायोफ्यूल की बात की जा रही है, वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। इसके अलावा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के तहत कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा रहा है और भारत में पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न समाधान शुरू किए जा रहे हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के तहत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और समुद्री अनुसंधान के तहत आर्थिक विकास को एक बल दिया जा रहा है। तो ये बातें तो बस कंसेप्ट की बातें हुई, आपको फैक्ट लिखना है। तो फैक्ट क्या है कि भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो कितनी है, $80.12 बिलियन 2021 तक है। और बायो इकोनॉमी का हमारी जीडीपी में योगदान लगभग 3% के आसपास है। तो इस फैक्ट को भी लिखना है, क्या योगदान है हमारी जीडीपी में बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही पूछा गया है कि प्रोडक्टिविटी कैसे आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। तो प्रोडक्टिविटी में फिजिकल कैपिटल आपने समझ लिया, ह्यूमन कैपिटल समझ लिया, और अब टेक्नोलॉजी चेंज की बात की जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसके पहले आईसीटी की बात किए थे, तो आईसीटी ने कैसे योगदान दिया आर्थिक विकास में, वो डेटा लिखेंगे। ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक कॉपी बनाइए और इन डेटा को कंपाइल करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपके प्रश्न का। सेकेंड पार्ट आपकी परीक्षा में ये है कि अब आगे आप क्या करेंगे, आपके पास आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा, ताकि आप आपके देश का आर्थिक विकास भी हो, तेज आर्थिक विकास हो, और आप अधिक रोजगार भी पैदा करें। तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको बता रहा हूं।